Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we are going to start the second chapter. That one is resource में start करने जा रहे हैं forest and wildlife resources. Resources आपको clear हो चुका है, natural resources, human resources and human made resources. Clear है ये सब चीज़ें. हम natural resources में आज start करने जा रहे हैं. This one is forest and wildlife resources. हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो चीज़ नेचर हमने हमको गिफ्ट दिया है, नेचर ने हमको दिया है, दैट वन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज तब तक नहीं कहलाती जब तक कि हम उसे अपनी यूटिलिटी में नहीं लेते हैं. जो सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, वो रिसोर्सेज तब तक नहीं कहलाएंगी जब तक कि हम उसकी वैल्यू नहीं देंगे, यानी कि वो हमारे लिए वैल्यूबल नहीं है. ये तो पता है ना, तभी वो रिसोर्स कहलाते हैं. क्लियर. अब नेचुरल जो हमारे रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ या नेचुरल वेजिटेशन है, ये फॉरेस्ट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन जो कवर है वो हमारा नेचुरल, दैट वन इज कॉल्ड फॉरेस्ट. ठीक है, तो आज इसको हम ये देखते हैं क्योंकि ये जो आपको एक बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, एक सोर्स दिया लेपैक फोक सॉन्ग का है, वेस्ट बंगाल का, कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, म्यूजिक ऑफ क्रिएटर, कि जो चीज़ हमारे आसपास हैं, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे माउंटेन्स हो, या लैंडस्केप्स हैं, जो आसपास हैं, जो नेचर ने हमको दिया, वो अपनी बातें या कहते हैं वो हमसे कुछ ना कुछ शेयर करते हैं. किस रेफरेंस पे शेयर करते हैं? जैसे कि रिवर वाटर शेयर करता है, माउंटेन एक सीनिक ब्यूटी शेयर करता है, और हमें सॉइल देता है, या फिर कह दें हमें पेरेंट रॉक देता है. तो हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ अवेलेबल कराता है, हमारे लिए कुछ ना कुछ वैल्यू देता है. ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिसोर्स, कि हमारे लिए वैल्यूबल है, हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं. क्लियर है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. वी शेयर दिस प्लैनेट, चाहे वो छोटा सा एक कह दे इंसेक्ट्स हो, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, या फिर कह लेंगे ह्यूज प्लैनेट हो, या फिर ह्यूज ऑर्गेनिजम्स हो. ये सब क्या है? या फिर बैनियन ट्री हो, बड़े सी बात करें, छोटे से लेके बड़े तक सब चीज़ क्या है? नेचर ने हमको दिया, और हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं. वी शेयर, और शेयर करते हैं कैसे? क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं. अगर हम इसकी बात करें कि छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या बैनियन ट्री है, और ये ह्यूमन बीइंग है, हम अपने को भी इन्वॉल्व कर लें उसमें, तो क्या ये सब एक सिस्टम है जिसमें हम सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं. कैसे हैं, क्यों हैं, कुछ जानते हैं आप? क्योंकि यू आर हियर इन दिस 10th क्लास, तो आपको बहुत चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपके पास नॉलेज काफ़ी हो चुकी है. तो इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब इंटरडिपेंडेंट इकोसिस्टम पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि क्या है. सारे ऑर्गेनिजम्स एक सिस्टम में आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. दैट्स मीन कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, लीचेन से, बैनियन ट्री हो, चाहे एलिफेंट्स हो, ब्लू व्हेल्स और एलिफेंट को यहाँ क्यों करा गया? क्योंकि ये ह्यूज एनिमल्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने बैक्टीरिया ले लिया, लीचेंस ले लिया, ये सब छोटे भी हैं और चाहे बड़े भी, सब क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सब इंटरडिपेंडेंट हैं. दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर सब में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन में मिलता है, बट स्टिल वी आर हियर ऑन द अर्थ प्लैनेट. अपने प्लैनेट अर्थ पे क्या है? सभी रहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ह्यूज वन हो चाहे स्मॉल वन हो, सब साथ में ही रहते हैं. एंड वी सर्वाइव हियर, हम यहाँ सर्वाइव भी करते हैं. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system. जो अभी हम बात कर रहे थे, the same thing is written in your text also. टेक्स्ट बुक में भी सेम ही लिखा है, क्योंकि हम भी एक पार्ट हैं दिस आपके ये जो इकोसिस्टम है, जो हमारा सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम कह लेंगे, इकोसिस्टम, उसमें भी हम एज अ एक पार्ट की तरह से इन्वॉल्व हैं. और हम अपनी सर्वाइवल के लिए क्या इस पे डिपेंडेंट भी हैं. हम ये नहीं कह सकते कि हम अकेले जी लेंगे, हमें प्लांट्स की ज़रूरत नहीं, हमें एनिमल्स की ज़रूरत नहीं है, हम सर्वाइव खुद ही कर सकते हैं. अगर हम ये कहते हैं देन वी आर रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर. हम कहते हैं ना, अभी हम कह रहे हैं कि हम सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं. कैसे हैं वो बहुत क्लियरली देखिए. जितने भी प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? रिक्रिएट करते हैं एयर को, यानी कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारे लिए नेसेसिटी है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट वन वो रिक्रिएट करते हैं. प्लांट्स क्या करता है? ऑक्सीजन क्रिएट करता है. पता है ना आपको, प्लांट्स ऑक्सीजन क्रिएट करता है, और जिसको हम ब्रीथ करते हैं, हम इनहेल करते हैं.
वी एज अ ह्यूमन बीइंग इनहेल करते हैं, यानी कि हम किस पे डिपेंडेंट हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट कट हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आ फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। अब क्या वाटर कहाँ से आ रहा है? रिवर से आ रहा है, या फिर जितनी वाटर बॉडीज हैं वहां से हमें वाटर मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू हमें वाटर मिल रहा है। तो वाटर अगर नहीं मिलता तो हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, यानी कि सर्वाइवल के लिए हमें वाटर पे डिपेंडेंट है। वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसके लिए हमें क्या है, हम उस पर डिपेंडेंट हैं, हमें वो चाहिए, चाहे हम हो, ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो। यानी कि हमें इन हम सबको, चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, सब किस पे? वाटर रिसोर्स पे डिपेंडेंट हैं। क्लियर हो रहा है? तो क्या है, हम सब एक दूसरे में मिले हुए, हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं कि हमें चाहिए ये चीज। नेक्स्ट वन इज द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड। सॉइल, जो सॉइल में ही तो फूड का प्रोडक्शन और क्रॉप का कल्टीवेशन होता है ना। तो अगर सॉइल नहीं है तो हमें फूड ही नहीं होगा। मानते हैं कि हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो अब हमें फूड की सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ दैट वन फूड, बट स्टिल वी नीड फूड, क्योंकि एनिमल्स भी हैं हमारे साथ। तो हमें कहाँ पे वो सब कहाँ मिलता है? सॉइल में तो वेजिटेशन होगा, कहाँ होगा? हवा में तो हो नहीं जाएगा। फाइन, तो क्या चाहिए? उसके लिए भी हमें नेचुरल रिसोर्स हमें चाहिए। फाइन, forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend. अब forest क्या है? Forest means natural vegetation, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important है। क्यों है? क्योंकि जो primary producers हैं, क्यों कह रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स? क्यों? वहीं से पहला क्या है, वहीं से पहला ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हमारे क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको ही तो आगे जाके चेन बढ़ती है। इकोलॉजिकल अगर देखें आपका जो चेन है वो प्लांट से तो स्टार्ट होता है। ये प्लांट है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यही अपना खाना खुद से बनाते हैं, अदरवाइज और सब तो इनसे लेते हैं ना, आगे चेन बढ़ती जाती है। इसको एनिमल्स खाते हैं, इनको एनिमल्स खाते हैं, फिर उनको एनिमल्स, दूसरे वाले एनिमल्स खाते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, देन ह्यूमन बीइंग खाते हैं। यही है ना चेन? याद आया कुछ साइंस का? तो क्या ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये अगर नहीं होंगे तो सर्वाइवल हमारा मुश्किल हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल बीइंग, यानी कि लिविंग बीइंग का सर्वाइवल बिना प्लांट्स के पॉसिबल नहीं है। फॉरेस्ट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन के लिए। क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? जो कहते हैं ये व्हाट इज दिस? इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी में ना डाइवर्सिटीज मिलेंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलेंगे। बायो मीन जिसमें लाइफ है। इसको अगर हम इजीली पढ़ें तो आपको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसके मीनिंग क्या है। बायोडाइवर्सिटी, इसको हमने सिमेट्रिक कर दी, इसको क्या है, हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दी। बायो अलग कर, डाइवर्सिटी अलग कर, यानी कि जिस लिविंग बीइंग में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज आती हैं, वो सब क्या आएंगी? कौन कौन सी होंगी? वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। क्या है? सब आपस में ही, जितने भी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज होती हैं, और वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अभी इस चीज़ को हम आगे बहुत क्लियरली पढ़ेंगे कैसे होते हैं। यानी कि क्लियर हो रहा है वर्ड? बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी वेरिएशंस हैं, उनमें भी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, बट स्टिल क्योंकि उनमें भी आपस में बहुत डाइवर्जन पाए जाते हैं, बट स्टिल वो आपस में इंटरडिपेंडेंस हैं। क्लियर है? नाउ फ्लोरा एंड फौना, हम इंडिया की बात कर लें, ये तो इन जनरल बात हुई कि इन जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने। अब इंडिया के रेफरेंस में कहले फ्लोरा एंड फौना। व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा मीन्स फॉरेस्ट का वर्ड, फौना मीन्स एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ। ओके, तो इसको बहुत क्लियर होना चाहिए हम किसकी बात करें, फ्लोरा की बात करें या फौना की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इन दोनों को देखेंगे किसके रेफरेंस में? इंडिया के रेफरेंस में। If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. आपके एरिया में ऐसा है कुछ जहाँ बहुत ही स्पेशल स्पेसीज मिलती हो, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की हो?
अगर है तो यू हैव टू फाइंड आउट, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन. In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. अब इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन मिलता है, स्पेसीज ऑफ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं. This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. You have already studied in detail about the extent and variety of the forest and wildlife resources in India. क्योंकि आप 9th क्लास में, आप 6th, 7th, 8th में आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आप ऑलरेडी पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही एक्सटेंशन वाइल्ड लाइफ का क्लियर है. वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कवर दोनों ही पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन. तो इसका एक्सटेंशन इंडिया में कितना है, कहाँ कौन से स्टेट्स में आपका नेचुरल वेजिटेशन का कवरेज ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, कहाँ पे एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं और उनके रीजंस क्या हैं, ये सब आप प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. These diverse flora and fauna are also well integrated in our daily life that we take these for granted. अब बहुत सारे वेरिएशंस इतने मिलते हैं कि इवन हमें बहुत केयर भी नहीं करते हैं, इतने ज़्यादा वेरिएशंस हमारे इंडिया में ऑलरेडी हैं. बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी ऑफ टू आवर एनवायरनमेंट. बट एनवायरनमेंट हम अगर सेंसिटिव नहीं होंगे अपने एनवायरनमेंट के लिए तो क्या ये प्रॉब्लम किसको होगी, एट लास्ट हम ही को होगी. वी द ह्यूमन बीइंग वी विल फेस. क्योंकि अगर प्लांट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो किसी से कहने नहीं जाते, एनिमल्स को प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक्सटिंक्शन पे चले जाएंगे, प्लांट्स एक्सटिंक्शन पे चले जाएंगे. बट हमारे लिए प्रॉब्लम होगी क्या, इन सब में अगर दोनों में प्रॉब्लम आती है तो उसका असर किससे पड़ेगा, मैक्सिमम हमारे पे पड़ेगा. हमारा जो बैलेंस है बहुत सर्वाइव बहुत स्मूथली चल रहा है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी. फाइन. तो एक्टिविटी क्या है आपकी जो आपको करना है, फाइंड आउट स्टोरीज प्रिविलेंट इन योर रीजन विच आर अबाउट द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, आप स्टोरी बुक देखिएगा या अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा, तो आपको इससे रिलेटेड स्टोरीज बताएंगे जो नेचर और आपके ह्यूमन बींग के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी स्टोरीज हैं. अगर आप बुक ले लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि स्टोरी रीडिंग करना इट्स अ गुड हैबिट. ओके, तो ये आपका क्या है, एक एक्टिविटी है, दिस इज योर टास्क टू डू. फाइन. नाउ सम एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट एट लीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा, ये क्या है, वाइल्ड फ्लोरा यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, वेजिटेशन की, फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन की बात है, 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन्ड लिस्ट. यानी कि खतरे की घंटी इस पे है. 10% ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पे एंड 20% ऑफ मैमल्स पे, यानी कि फौना पर थ्रेटन हो रहा है, यानी कि बहुत ही खतरे की घंटी, ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं. इनको अगर बचाया नहीं जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएंगी, इनकी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी. मेनी ऑफ दीज विल नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक द चीता. अब इसमें कौन कौन से हैं, चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वाल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ओलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका. इनसाइड अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ. ये महुआ की एक वाइल्ड वैरायटी है. महुआ इज अ प्लांट एंड हबार्जिया हेपाचिनिया स्पीसीज ऑफ ग्रास, ये भी है आपका. ये सब क्या है, ये सब एक्सटेंशन पे है. कुछ एनिमल्स और कुछ स्पीसीज के नाम दिए हैं जो एक्सटेंशन पे हैं. अगर इनको बचाया नहीं जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे. इन फैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पीसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कितनी आए. जनरेशन तो बहुत ज़्यादा सेंचुरीज से अगर पीछे से आप देखते चलें तो बहुत सारे स्पीसीज अभी भी ख़त्म हो चुके हैं जो ऑलरेडी पहले थे, अब वो नहीं मिलते हैं. अब ऐसा सच कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें हम मेंशन कर दें कि हाँ इतने बचे हैं और इतने लॉस्ट हो चुके हैं. ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, वी डोंट हैव. Today we only talk of the larger and more visible animals and plants that have become extinct. But what about smaller animals like insects and plants? वही बात है कि जैसे हमने डायनासोर्स को देखा है, पता है कि हाँ ये एक्सटेंशन पे जा चुके हैं, ये एक्सटेंट हो चुके हैं. बट बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत छोटे एनिमल इंसेक्ट्स हैं और प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है इवन कि वो कब आए और कब गए, कि उसका एक्सटेंशन हो चुका है.
इवन वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो क्या है, ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जो बहुत फेमस थे, उनके बारे में तो पता है, बट हमें सबके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वी डोंट हैव द रिकॉर्ड। ओके, दिस वन यू कैन फाइंड हियर, द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। डिफॉरेस्टेशन क्लियर है आपको वर्ड से कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फॉरेस्टेशन को यानी कि फॉरेस्ट कवर का कट करना, क्लियर करना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फाइन, तो इसके आप इसके रेफरेंस में सुनिएगा और बहुत ध्यान से। इंडिया आर स्टैगरिंग, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन कंट्री इज एस्टिमेटेड 807276 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 24.56% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि डेंस फॉरेस्ट आप कितने हैं, ये सब ओपन दिया है, ओपनली दिया हुआ है, इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिया है कि जितना भी हमारा जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसका 24.56% पे क्या था, हमारा एस्टिमेटेड जो नेचुरल वेजिटेशन का कवर है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट द डेंस 2019 के बारे में हम देखा जाए हम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज बाय 3976 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2017। यानी कि ये डेंस कवर पहले से अब बढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से घटा था, बट अब क्या है, फॉरेस्ट कवर घटा है। हाउएवर दिस अपेरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर्स, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस एंड प्लांटेशन एटसेट्रा बाय डिफरेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम चलाई हैं और प्राइवेटली भी करा गया काम, इंडिविजुअल भी करा गया काम, तो इसकी वजह से क्या है, मेजर्स लिए गए कंजर्वेशन के। दैट्स वाई ये जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कवरेज, नेचुरल जो वेजिटेशन में कवर कम हो रहा था, अब थोड़ा सा इंक्रीज करा है। फाइन, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों को ज़्यादा लगाइए। बहुत सारी स्कीम्स चली हैं, मेजरमेंट्स लिए गए, कंजर्वेशन स्कीम चली है, तब जाके ये इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ तक वी हैव कवर्ड हियर इन दिस क्लास। हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे विद हियर कि कौन कौन क्लासिफाइड कर सकते हैं हम फ्लोरा और फौना को। हमने इंडिया का देखा, बहुत ही डिटेल में नहीं गए, बट डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।